नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। देश में भी कोरोना के नए ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है और यह आधिकारिक एंट्री है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले हैं कर्नाटक से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद यह जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन संक्रमित दोनों की उम्र एक में 66 साल है और एक की 46 साल है। ये दोनों मामले जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सख्त आवश्यकता है। तो अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने की बारी है। यह रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर है, हम सबसे संबंधित है, इसलिए बहुत बारीकी से और बहुत गहन चर्चा इस पूरे मुद्दे पर हम करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए पहले। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है। इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब तक ये वेरिएंट करीब 14 देशों में पहुंच चुका है और तमाम कोशिशों के बाद भी फैलता ही जा रहा है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने विश्व की परेशानी और भी बढ़ा दी है। वायरस के नए स्वरूप से संक्रमण के मामले कई जगह सामने आए हैं। इसके चलते जापान समेत कई देशों ने यात्रा प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ गया है। दक्षिण अफ्रीका से 22 नवंबर को अमेरिका पहुंचे शख्स में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, जैसे कि ये कितना संक्रामक है, क्या यह टीकों को चकमा दे सकता है, ऐसे कई सवाल हैं। दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी सवाल आपने कहा कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बदलनी है या नहीं बदलनी है। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने तरीके से इस इश्यू को एग्जामिन कर रहे हैं और जैसे जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा इंफॉर्मेशन अंडरपिनिंग्स ऑफ दिस वायरस वेरिएंट समझ आएंगी, वो उस काम पे लगेंगे। बट आवर वैक्सीन enterprise and manufacturers are very alert to all these issues as they emerge. हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। अब ऐसे में बिना डरे एक बार फिर मिलकर ओमिक्रॉन को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां पर जरूरत अब सबसे पहले सतर्कता को बरतने की है। वो अंग्रेजी की एक कहावत है जो कि मेडिकल टर्म्स में इस्तेमाल होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप बीमार हो उसके बाद आप अपना ध्यान रखें। इससे समझदारी भरा काम यह है कि आप बीमार होने से पहले ही अपना काम रख लें। कम से कम आपके शरीर को तो उससे कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने या कहें कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में पूरा उत्पात मचाया था, उससे सबक लेकर, उससे सीखकर हम किस हद तक और कितने तैयार हो चुके हैं। क्योंकि अगर हमारी तैयारी 5 गुना है तभी हम मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि ये वायरस जो है ओमिक्रॉन, ये डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। संक्रमित भी तेजी से होता है और नुकसान भी शरीर को ज्यादा पहुंचाता है। हालांकि अभी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि डरने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है सतर्क रहने की। जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को भुला देने की आदत हम लोगों ने एक बार फिर से बना ली है, उस आदत को वापस एक बार लेकर आने की। इस विषय पर, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा सीधे तौर पर आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर हम देख रहे हैं आजकल की सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, लोग मास्क भी नहीं पहन पा रहे हैं। और क्या यही लापरवाही एक बार फिर से बहुत बड़ी चुनौतियों की कगार पर हमें लाकर खड़ा कर देगी? एक ऐसी कगार, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं हम सबके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हम वो दृश्य को देख चुके हैं। आप चाहें तो एक बार, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 8, 9, 10 महीने
पीछे जाकर अतीत के पन्नों को थोड़ा सा पलटकर आप उन यादों को एक बार फिर से बाहर निकाल सकते हैं जिन्हें शायद आप निकालना भी नहीं चाहेंगे। सड़कों पर एम्बुलेंस के बजते हुए सायरन आपको वो याद है। अस्पतालों में बेड की कमी का वो मंजर आपको याद है। आपके रिश्तेदारों का, आपके परिचितों का वो फोन कॉल आपको याद है जब वो पूछते थे कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर अगर कहीं से अरेंज हो सकता है तो कृपया करा दीजिए। ऑक्सीजन की कमी को किस हद तक महसूस लोगों ने किया वो हम सब देखते हैं। किस हद तक लोगों में उस समय डर का माहौल बना हुआ था, वो यादें कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि वो यादें एक बार फिर से हमारे सामने कभी भी ना आए। इसके लिए जब वायरस फैल जाए उसके बाद सावधानी आप बरतें, इससे बेहतर होगा वायरस से पहले आप सावधानी बरत लें। क्योंकि केवल 10 दिन के अंदर 2 दर्जन देशों को अपने आगोश में ये ओमिक्रॉन वायरस जो है वो ले चुका है। और यहां पर एक खराब बात यह है कि इसका प्रवेश, इसकी एंट्री भारत में भी हो चुकी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से एक की उम्र 66 वर्ष है और दूसरे की उम्र 40 वर्ष है। तो इस पूरे विषय पर, इन पूरे जो हालात बन रहे हैं, सरकार की, प्रशासनिक अमले की, स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारियां हैं, यह भी एक कंसर्न का विषय यहां पर है। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता रंजिता मेहता जी जुड़ी हैं। रंजिता जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सरकार, स्वास्थ्य विभाग मैम कितना तैयार है इस नए वायरस का सामना करने के लिए? देखिए, जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, बिल्कुल स्ट्रेटजी से हम लोग तैयार हैं। पूरे हरियाणा के अंदर 65,000 जो ऑक्सीजन बेड हैं वो इमीडिएटली रेडी हैं किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए। उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जितने भी एमबीबीएस के बच्चे 3rd ईयर, 4th ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने उनकी ड्यूटियां लगाई थी, अगर स्टाफ की कमी आई थी तो उनको भी हमने ऑलरेडी सेवा करने के लिए तैयार कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ रोडवेज की बसेस की, पिछली बार 250 मिनी बसेस को हमने एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था इमरजेंसी में, तो वो एक ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हमारे डीजी हेल्थ ने बकायदा एनजीओ और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर उनकी मीटिंग की है। उसी तरीके से डीसीज ने भी सब जगह पर सख्ती बरतने के लिए अपने आदेश दे दिए हैं। और इसी तरीके से जो डीजीपी हैं वो सभी एसपी को निर्देश दे चुके हैं कि कोई भी अगर इंसान लापरवाही करता है या ऑर्डर्स को नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से हमने जो टेस्टिंग थी, पिछली बार हम एक ही दिन में 65,000 से 70,000 टेस्ट जो थे एक ही टीम 8,000 टीमों को लगातार गांव में भेजकर कर पा रहे थे, तो आज हमारी कैपेसिटी आज उससे बढ़कर हो गई है। तो किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या दिक्कत हमें नहीं देखने को मिलेगी। जहां तक इस वेरिएंट की बात है, WHO ने भी रूल आउट नहीं किया है अभी तक, जो हमने वैक्सीन ऑलरेडी लगाई है वो इस बीमारी में कारागर है कि नहीं है। और हाँ, हमने प्रिकॉशंस के रूप में ऑलरेडी जो है प्राइवेट कंपनीज को भी और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी तैनात कर दिया है कि वो बूस्टर डोज जो है उसको 100 से 120 दिनों के अंदर मैक्सिमम तैयार करे, ताकि अगर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी तो सब लोगों को वो डोज भी लगाया जाए। और हरियाणा के अंदर मैं बात करती हूँ अगर फर्स्ट डोज की, तो हमारी वैक्सीन 55% लोगों को जो है दोनों डोजें लग चुकी हैं और 85% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो किसी भी स्तर पे हम हर किसी तरीके से किसी भी तरीके की बीमारी से जूझने के लिए तैयार हैं। हम साथ चाहते हैं विपक्ष का, हम साथ चाहते हैं आम पब्लिक का कि वो बेकायदा प्रिकॉशंस रखे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने भी कहा। क्योंकि अगर हम अपनी टेस्टिंग एडवांस में कराएंगे तो हम उसका इलाज पहले ही कर सकते हैं। पिछली बार क्या मुसीबत आई थी
कि लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती और पहले अगर बुखार आया, खांसी आई, जुकाम आई तो अपनी वो नकीम हकीम वाली अपनी दवाइयां लेकर उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे थे तो उनकी वेंटिलेटर वाली स्थिति थी, जिसकी वजह से हर किसी इंसान को वेंटिलेटर लगाना पड़ रहा था और वेंटिलेटर उस समय उनके ऊपर असर भी नहीं कर पा रहा था। तो इस बार हम ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपको हल्का फुल्का भी जुकाम बुखार है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, अपनी टेस्टिंग करवाएं, क्योंकि पहली स्टेज पे उसको ऑक्सीजन बेड की जरूरत होती है, सेकंड स्टेज पे उसको CPAP और BPAP की जरूरत होती है और थर्ड स्टेज होता है जो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो खुदा ना करे आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, पर फिर भी आपके लिए वेंटिलेटर जो है भरपूर मात्रा में हमने तैयार कर दिए हैं। हर जिले के अंदर मिनिमम 4 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो नए लगाए गए हैं, जिससे 35,000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। किसी भी तरीके की कमी हम इस बार नहीं आने देंगे। पिछली बार ये कोरोना से हमने बहुत कुछ सीखा, इसलिए एडवांस में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। PP किट्स तैयार है, रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार है, मास्क तैयार है, सैनिटाइजर तैयार है और हर तरीके की तैयारी जो है सरकार के द्वारा की गई है। और जो ब्लड बैंक्स हैं उनके अंदर प्लाज्मा और प्लाज्मा डोनर्स की पूरी लिस्टें हमारे पास बकायदा उपलब्ध है। अगर किसी भी इंसान को जरूरत पड़ती है तो प्लाज्मा की कमी भी बिल्कुल भी हमारे प्रदेश के अंदर हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल रंजिता जी, आपने जानकारी दी तमाम तरीके की जो भी प्रदेश सरकार ने पहले से तैयारियां की गई हैं और ये एक अपेक्षा भी की जाती है किसी भी सरकार से कि इस तरह की स्तर की तैयारी की जाए। लेकिन WHO ने या वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स जिस तरह से कह रहे हैं कि तैयारियां इस बार बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में करने की जरूरत है, क्योंकि डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है ये वाला वायरस। इसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी और इंटेंसिटी भी दोनों ही बहुत ज्यादा है। जी, निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ। इसीलिए जो दूरी, जो एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात है, कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड हम लोग लीनियंट हो गए थे। हम लोगों ने मास्क पहनने भी बंद कर दिए थे। जो मैरिज फंक्शंस हैं, बाकी सोशल एक्टिविटीज हैं, उन्होंने भी अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली थी और हम लोग ये भूल गए थे कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे बीच में आई थी। पर निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमें कहा जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट आया है, उसके बाद ये चिंता थी कि बच्चों के बीच में कहीं ये वेरिएंट ना आ जाए। तो हमने बच्चों के स्कूल जो थे वो अब तक नहीं खोले थे और बहुत कम जगह पर खुले थे। तो जो रेशो थी बुलाने की कैपेसिटी की, 2 दिन जा रहे हैं बच्चे और रोटेशन वाइज जा रहे हैं बच्चे। पर निश्चित तौर पे अगर इसके बाद हमने फिर से एक नया कदम उठाया है ताकि बच्चों का स्कूल अभी भी बंद रखे जाए और जो फ्री खाना था, जो 80 करोड़ जनता है हमारे देश की, उसको हमने नवंबर तक एक्सटेंड किया था। अब इन आदेशों के बाद हमने उसको मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है कि कोई भी लोग इस बात की चिंता न करें कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहां से। तो 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने उठा रखी है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी इंसान को भूखा ना सोना पड़े, क्योंकि ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि उनको पहली बात तो ये नया इन्फेक्शन जो है वो होना, और अगर हो तो उसकी पूरी केयर और पूरी जो उसको इलाज मिलना चाहिए वो उसको दिया जाए। बिल्कुल रंजिता जी, हम उन चुनौतियों का जिक्र करते हैं जिसमें ड्यूरिंग द कोविड प्रिवेंशन और पोस्ट कोविड प्रिवेंशन की बात आती है, लेकिन हम कोविड प्रोटोकॉल्स पर बहुत बारीकी से या बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप भी हालांकि जिक्र कर रही हैं कि लोगों की जागरूकता भी निश्चित तौर पर इसमें पहली चीज है, लेकिन आप जिस तरह से चालान काटे जाने की व्यवस्था हो या सरकारी और प्रशासनिक एक तरीके से कहें कि अनुशासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कहें, क्या उस पहलू पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि चुनौती जिसके लिए हम तैयार हैं, ईश्वर करे वो चुनौती सामने आए ही ना? देखिए, निश्चित तौर पे इसी चुनौती को चलते हुए जो डीजीपीज ने सभी एसपीज की मीटिंग लेकर उनको सख्ताई बरतने के लिए कहा है और सभी डीसीज ने हॉस्पिटल्स के अंदर पूरे निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर फिर से लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करता या वो मास्क पब्लिक प्लेस में नहीं पहन कर आता, तो तुरंत रूप से उसका चालान भी हो और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि अगर हम ये प्रिकॉशंस नहीं यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, इस चीज को हम यहाँ पे एंटर होने पर नहीं रोक पाएंगे। तो सभी को यही दरख्वास्त और सलाह देते हैं कि आप सब लोग सरकार का सहयोग करें। जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनको प्लीज आप उसके ऊपर जरूर इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके पब्लिक प्लेस में रहना जाना अवॉइड करें, अपना मास्क पहन के रखें, अपने बच्चों को अंदर रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। तो सभी प्रिकॉशन जिस तरीके से पहले हमने मिलकर इस वेरिएंट को जो हराया था, कोविड जो सेकंड वेरिएंट आया था, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से कितनी मात्रा में हमें परेशानियों का झेलनी पड़ी, पर हमारी सरकारों ने मुस्तैदी से काम किया, मनोहर सरकार ने मुस्तैदी से काम किया और इस समय हम सबसे बड़ी दुनिया में संख्या मानते हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए आज तक
किसी भी सरकारों ने इतनी वैक्सीन लगाई हो जितनी हम लगा चुके हैं। पर उसके साथ साथ आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है, आप सबकी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, आप सब कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग करें, उसकी बहुत जरूरत है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप अपनी टेस्टिंग करवाएं। थोड़ा सा भी हल्का सा भी जुकाम या बुखार अगर आपको लगता है, और आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैवल गाइडलाइंस। जितने भी आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स अगर बाहर रहते हैं तो उनको यहाँ पे इनवाइट करना अवॉइड करें, उनको अभी मना करें कि वो ट्रैवल ना करें। क्योंकि ट्रैवल से पिछली बार भी हमने देखा था, जब ये आया था कोरोना, तो विदेश से ही हमारे देश के अंदर आया था। तो इस समय टोटली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करके जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका अभी आवाजाही बंद की जाए, ताकि ये मुसीबत हमारे यहाँ पर आए ही ना। बिल्कुल। रंजिता जी, एक सवाल मैं आंदोलन स्थलों को लेकर भी करना चाहूंगा, नॉट इन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट एज पर द सोशल एस्पेक्ट्स। पिछली बार हमने देखा था कि आंदोलन स्थल जो है, कहीं डर था कि वो कोरोना का हॉटस्पॉट ना बन जाए। गनीमत रही कि जिस हद तक पूरे देश में, पूरे राज्य में कोरोना फैल रहा था, वैसी इंटेंसिटी वहां पर नहीं गई। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उनकी जान पर इतनी नहीं आन पड़ी। लेकिन इस बार का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। तो क्या ये आंदोलन स्थल जो हैं वो चुनौती आ सकते हैं, एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, खासतौर पर जब मैं प्रदेश हरियाणा की बात करता हूं तो? देखिए, पिछली बार जो किसान आंदोलन रहा उसके अंदर भी सरकार ने बड़ी ही मुस्तैदी से वहां पर जितने भी लोग धरने सर पर बैठे थे उनकी वहां पे टेस्टिंग करके उनको वैक्सीन लगाने का काम किया था। हालांकि कॉपरेशन बहुत कम थी, लोग मना कर रहे थे शुरू में कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, हमें नहीं प्रॉब्लम होएगी, हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर जैसे जैसे ये वेरिएंट का जो असर था वो बढ़ा, तो लोगों ने हिदायत के अनुसार वैक्सीन लगवाई। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, निश्चित तौर पे आंदोलनों की जगह पर जब ये आंदोलन होते हैं तो नहीं फॉलो किए जाते। तो सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब पहले बात की जा रही थी जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं करेंगे, और अब ये कानून वापस हो चुके हैं, उसके बावजूद जो विपक्ष है अपनी राजनीति के चलते हुए वहां पर इस आंदोलन को कंटिन्यू करवा रहा है। अभी जनता जनार्दन अपने घरों पे वापस नहीं गई है। तो इससे पहले कि सरकार सख्ताई बरते, आप सबसे हिदायत है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने घरों में जाएं, अपने परिवारों के पास जाएं। क्योंकि जो बीमारी है वो बताकर नहीं आती, पर ये बीमारी बताकर आ रही है। ऑलरेडी हमारे देश में 2 केसेस आ चुके हैं, चंडीगढ़ में भी 1 केस आ चुका है। तो सबसे गुजारिश यही है कि इस समय आप हमारा सहयोग करें ताकि हम देश को, बच्चों को, हमारे भविष्य को जो इस वेरिएंट से बचा सके और सुरक्षित रह सके। विपक्ष की तरफ से रंजिता जी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इस बात का जवाब दे सकती हैं कि हरियाणा की तैयारियां जो है जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है, उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना है और उसी रूटीन में चलते हैं वो बोलते हैं। जो मैंने आपको एक एक चीज गिनवाई है, मैं आंकड़ों के साथ बोलती हूँ, कभी भी फेक बात नहीं करती हूँ। जो मैंने आपको चीजें गिनाई हैं और आंकड़े गिनाई हैं, अगर उसके अलावा भी विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो निश्चित तौर पे मैं स्वागत करूंगी कि वो सुझाव दे, ना कि वो राजनीति करें। क्योंकि इस समय अगर आप पब्लिक में पैनिक क्रिएट करते हैं अपनी राजनीति के चलते, इसका नुकसान ना केवल हमें बल्कि आपके परिवारों तक भी पहुंचता है। क्योंकि कोरोना पूछकर नहीं आता कि वो विपक्ष में की फैमिली में आ रहा है कि पक्ष की फैमिली में आ रहा है। जिस तरीके से हमने मुस्तैदी से पिछली बार काम किया था, पर फिर भी आप लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी थी, तो इस समय ये बात कहकर पैनिक क्रिएट ना करें कि सरकार की तैयारी नहीं है। मैं आपको बेड्स की गिनती गिना चुकी हूँ, मैं आपको बूस्टर डोज की गिनती गिना चुकी हूँ, मैं आपको ऑक्सीजन की गिनती गिना चुकी हूँ, सैनिटाइजर, मास्क, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोई भी ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमें इस आपातकालीन स्थिति में होगी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो आप सबसे सहयोग करने की उम्मीद रखती हूँ, ना कि इस समय भी आप राजनीति करके आप जो है सरकार की खिलाफत करें या सरकार के खिलाफ बोलें। हम एक कांग्रेस के नेता से बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ये कहना है इस बात को लेकर कि जो सतर्कता बरतने की बात आप लोग करते हैं, पक्ष करता है, सरकार करती है, तो मास्क जो है वो, हालांकि ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई है, किसी के चेहरे पर नहीं मिलता, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्हीं के चेहरे पर मास्क देखने को नहीं मिलता। और वो तुलना कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा के साथ कि उन सबके चेहरे पर मास्क देखने को मिलता है। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अभी आप हाल ही में 3-4 मैरिजेस मैंने उनकी अटेंड की जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के किसी न किसी पद पर है। पूरी शादी में किसी भी एक इंसान के मुंह पे ऊपर मास्क नहीं था। तो दूसरों को कहने के लिए और हिदायत के लिए ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम सब लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी ना करे तो बेटर है। सबसे हिदायत है कि आप मास्क पहन के रखिए, क्योंकि पीछे
अभी रूटीन ये हो गई थी, तो ये लगने लगा था कि अब कोरोना चला गया है, क्योंकि जो बच्चों के ऊपर आशंका आ रही थी वो कोरोना कहीं ना कहीं हमने आने से रोका। तो आज हम उस रूटीन को फिर वापस अपने मास्क जो है वो टैचियों से बाहर निकलवाएं, उनको धुलाएं और जो नए मास्क हैं वो खरीदें और फिर से प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और जितनी भी शादी ब्याह हो चुके हैं अब बस कीजिए, अब जो नए शादियों के न्योते हैं उनके ऊपर कटौती कीजिए। जहाँ पे गैदरिंग आप 250-300 की करने सोच रहे थे, वहां पे मात्र 50 लोग फैमिली के जाकर शादी करके बच्चों की लाएं घर पे, ताकि कम से कम इसको हम फैलने से रोकें, क्योंकि ये कम्युनिटी गैदरिंग से फैलता है। और गैदरिंग जिस तरीके से अब हम रूटीन में ओपन दोबारा से शुरू हो गई थी, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। रंजिता जी, अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है इस दौरान, तो उसके लिए क्या कुछ एक्शन प्लान है जो अभी से तैयार किया गया है, या अभी इस बारे में सोचेंगे, कोई विचार नहीं है अभी? देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, पिछली बार सबसे ज्यादा इफेक्ट पूरे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो सभी जगह की चरमरा गई थी। पर मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ कि जो हरियाणा की सरकार है उनके सूझबूझ के चलते हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर भी अर्थव्यवस्था को हमने नहीं डगमगाने दिया। मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ कि हम फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं पूरे देश को और 80 करोड़ जनता को फ्री राशन सरकार दे रही है। तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जिस तरीके से जो इनकम सोर्सेज हैं वो टोल से होते हैं, आज सारे टोल जो हैं आज हरियाणा के बंद करवा रखे हैं विपक्ष ने, उनको सुचारू रूप से चलने दें। जो इंडस्ट्रीज एनसीआर के साथ की लगती हैं, पिछले 2 साल से सफर कर रही हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान उनको हो चुका है, जो रबड़ की इंडस्ट्रीज है और बाकी वहां पे लेदर इंडस्ट्रीज हैं। तो आप सुचारू रूप से काम होने दीजिए ताकि सरकार की जो इनकम है वो बाकायदा मेंटेन रहे, ताकि हम खर्चा उसके अकॉर्डिंगली कर सके। फ्री चीजें आपको देखिए कि 80 करोड़ जनता को अगर फ्री राशन अब मार्च तक खिलाना है तो सरकार के ऊपर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आप टैक्सेस को लेकर तो हर बार परेशान करते हैं कि इस पे इतना टैक्स कम कीजिए, पेट्रोल डीजल के रेट कम कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, और दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार आपको सभी सुविधाएं मुफ्त दे। तो आप अगर सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार के भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है जिससे संसाधनों से वो अपना इनकम करती है। तो आपसे सहयोग अपेक्षित है कि आप इस समय राजनीति ना करके इस समय सरकार का सहयोग करें और रेवेन्यू जनरेशन में जहां तक हो सके जो ये टोल बंद पड़े हैं इनकी शुरुआत हो, और जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस है बहुत तो सरकार अपने ऊपर गियर कर इनको रेगुलेट करके चल रही है। हम सबका सहयोग इस पे अपेक्षित है। जी ठीक है रंजिता जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है। ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे क्योंकि मुद्दा और मामला बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, जो कि एक नया कोरोना का वेरिएंट है और जो दंश भारत ने दूसरी वेव के दौरान झेला था, यानी कि डेल्टा वेरिएंट, उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और बारीकी से बात करते हैं क्योंकि सरकार की व्यवस्थाओं की, प्रशासन की तैयारियां क्या है, इस बारे में हमने ब्रेक से पहले भाजपा की प्रवक्ता रंजिता मेहता से बातचीत की थी। उन्होंने सारी बातों को हमारे सामने, आपके सामने रखा कि किस तरह से क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं। अब इस वायरस को लेकर बात करते हैं कि ये कैसे भारत को प्रभावित कर सकता है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ चीजें हमें सतर्क रहने की यहां पर जरूरत है। क्या इस वायरस के अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जानते हैं। डॉक्टर प्रभात सिन्हा जी हमारे साथ यूएसए से जुड़े हैं। डॉक्टर प्रभात सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सिन्हा साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। अच्छा, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। यस सर, इस ओमिक्रॉन वायरस के बारे में सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बारीकियां आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया गया कि इसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन और इसकी इंटेंसिटी जो है प्रभावित करने की, वो 5 गुना ज्यादा है डेल्टा के कंपैरिजन में। हाँ, बहुत सही बात आपने बताया। तो द ओमिक्रॉन वायरस जो है, ये वायरस बेसिकली जो हम लोग को कोविड वायरस जो चल रहा है उसी का म्यूटेशन है। तो कोविड वायरस जो बहुत दिन से चल रहा, लास्ट 2 साल से, तो वो हर 2-3 महीने में म्यूटेट कर जा रहा है। तो दिस इज अ म्यूटेशन ऑफ कोविड वायरस और ये 50th म्यूटेशन है। तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो इसलिए अगर कोई भी आदमी हाईली कंटेजियस है, तो अगर कोई भी आदमी एयर ड्रॉपलेट से होता है, तो अगर कोई आपके सामने छींक दिया या खांस दिया तो आपको बहुत जल्दी पकड़ने का चांस है। तो इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से इसका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। तो ये करीब करीब लग रहा है कि नेक्स्ट 3-4 वीक में सबको करीब करीब हो जाएगा, अगर आदमी लोग प्रिकॉशन नहीं लेगा। मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
सिन्हा साहब, ये जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात कही जाती है, ये क्या चीज होती है, जरा हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाए तो। जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है ना, इट्स टेस्टिंग सर्टेन वायरस का जो डीएनए होता है या वायरस का जो जीनोम होता है, उसमें डिफरेंट प्रोटीन होता है, गुआनिन, थाइमिन, सब प्रोटीन होता है माइक्रोबायोलॉजी में जी। तो वो जीनोम क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ सर्टेन लोकेशन पर, जैसे समझिए लोकेशन 9 के बदला लोकेशन 15 में चला गया, सो दैट्स व्हाट द जीनोम सीक्वेंस, वो चेंज हो गया तो वायरस का जो विरुलेंसी होता है वो चेंज हो जाता है जी। तो जैसे पहले का वायरस था बहुत विरुलेंट था, जो फर्स्ट वन आया था डेल्टा वायरस, ये थोड़ा कम विरुलेंट हो रहा है, उसके चलते ट्रांसमिशन ज्यादा है बट वायरस इज वेरी लेस विरुलेंट। तो इससे डरने का ज्यादा बात नहीं है, कि होगा 1-2-3-4 दिन में मोस्ट आदमी लोग ठीक हो जाएगा। इस बार बहुत माइल्ड टाइप का वायरस होगा इन्फेक्शन। गवर्नमेंट और मेडिकल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं सर, वो सीरो सर्वे कर रहे हैं, एंटीबॉडीज जो है वो अच्छी खासी मात्रा में लोगों में पाई जा रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये म्यूटेशन करता है, 32 अलग अलग फेसेस जो है ये ले सकता है नया वायरस, तो ये एंटीबॉडी का पाया जाना क्या फायदे की बात है या फिर कोई फायदा नहीं पड़ने वाला है इस ओमिक्रॉन के सामने इसका? नहीं, एंटीबॉडी बॉडी में बहुत फायदा करने वाला चीज है, कि वायरस में मोस्ट ऑफ द जीनोम सेम ही है, थोड़ा सा एक जगह। अगर जिसको पहले कोविड हुआ है या जिसको एंटीबॉडी है बॉडी में, या जिसको वैक्सीन पहले से मिला हुआ है, तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। अगर होगा इट्स नॉट गोइंग टू, जैसे लास्ट वाला में डेथ रेट बहुत ज्यादा था, इसमें डेथ रेट बहुत कम होगा, बिकॉज पीपल ऑलरेडी हैज एक्सपोजर टू दिस वायरस। और अगर आप वायरस का हिस्ट्री देखिएगा तो ऐसे ही वायरस खत्म होता है, ऐसे भी अब 3-4 और म्यूटेशन होते जाएगा, एंड इवेंचुअली द वायरस इज गोइंग टू लिव विथ अस। एकदम लो लेवल का वायरस, जैसे कि फ्लू वायरस है, हर साल आता है जाता है, वैसे ही कोविड होने वाला है, हर साल आएगा जाएगा, एंड वी डोंट हैव टू मेक मच फस आउट ऑफ दिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो कारगर साबित हो सकती है इस वायरस के अंदर भी। वो लोग जो कह रहे हैं कि वैक्सीन हाँ, बहुत अच्छा से वैक्सीन करेगी। सिन्हा साहब, वैक्सीन बनाने लगे हैं इसके लिए भी, और बोल रहे कि विद इन 2 मंथ दे विल हैव अ वैक्सीन फॉर दिस वायरस, अगर जरूरत पड़ा तो। बट वी डोंट नो अगर सही में जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डिपेंड्स कि कितना माइल्ड इन्फेक्शन होता है। बट साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा केस हो रहा है, एंड साउथ अफ्रीका में देखिए कि उन लोग का बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, एक हॉस्पिटलाइजेशन रेट जरा भी ऊपर नहीं गया है, तो मतलब कि मोस्ट आदमी लोग अपने घर में ही ठीक हो जा रहे हैं, बस खाली सर्दी खांसी नजला जैसा जुकाम जैसा हो रहा है ये वायरस। सो इट्स अ गुड न्यूज, ये वायरस का न्यूज। सो आई डोंट थिंक हम लोग को ट्रैवल बैन ये सब कुछ करना चाहिए इस वायरस के लिए। इट्स अ वेरी माइल्ड वायरस। ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है, और रंजीता जी भाजपा की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का फिर से स्वागत है एक बार। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से डॉक्टर सिन्हा भी बात कह रहे हैं कि माइल्ड वायरस है और एक पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है आमतौर पर, जो हर वेव से पहले क्रिएट किया जाता है, आप किस तरह से देखती हैं इस ओमिक्रॉन की एंट्री को भारत के अंदर? पैनिक की कोई बात नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव और सजग होने की बात डेफिनेटली है कि हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा केसेस ना बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, जो भी स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे अस्पताल फुल होने शुरू होते हैं, तरह तरह की जो और चुनौतियां हैं वो सामने आनी शुरू होती है। साथ ही अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका में अभी जो केसेस माइल्ड सामने आए हैं वो यंग लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है। तो जैसे ही ये वायरस जंप करके ज्यादा बुजुर्गों में जाता है या जिन लोगों को ज्यादा बीमारियां हैं पहले से उनमें जाता है, तब ये कैसा बिहेव करेगा, उनको क्या दिक्कत परेशानियां सामने आएंगी, ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं उनमें हमें और बेटर पिक्चर इसकी मिलेगी वेरिएंट की, किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्योंकि देखिए जब डेल्टा आया था तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये वेरिएंट जो है इससे हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा घातक होगा, इस तरह से हमारे अस्पताल फुल होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी थोड़े शुरुआती दिन हैं जब हमें धीरे धीरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आप देखिए साउथ अफ्रीका में कल केसेस डबल हो गए, एक दिन के अंदर केसेस डबल हो गए, यानी कि ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों में। तो अभी हमें भी बहुत सजग रहने की जरूरत होगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों से जरूर ये अपील रहेगी कि वैक्सीन लगवाएं। खास तौर से देखिए भारत में हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं लगा रहे, हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगा रहे हैं। और ये जो वैक्सीन है जैसे कोवैक्सीन है, ये पूरे वायरस को, डेड वायरस का इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है। इसमें ये
ज्यादा सक्षम है। जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है फाइजर मॉडर्ना, उनसे कहीं बेहतर है कोवैक्सीन, जो कि वेरिएंट्स पर ज्यादा अच्छा एक्शन करती है। तो आप अभी भी ये मत सोचिए कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, अब तो नया वेरिएंट आ गया या इससे हमें फायदा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन हमें बहुत हद तक सुरक्षा देती है और साथ ही हमें तीव्र बीमारी से बचाती है। ये सारी स्टडीज साबित कर चुकी हैं कि जो वैक्सीन लगवाता है उसका अस्पताल जाने की संभावनाएं 9 गुना कम हो जाती हैं और साथ ही उस वैक्सीन में वायरल लोड भी कम रहता है। ऐसी स्थिति में आप ट्रांसमिशन भी कम करते हैं, खुद भी आप कम परेशान होते हैं। तो हर स्थिति में आज भी टीकाकरण हमारे लिए ऐसी मेरे ख्याल से वरदान के रूप में है, जो कि हमें इस वक्त लेना चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको नहीं लगवाएं। तो एक तो ये जरूर करें और साथ ही देखिए सरकार भी लगातार अब घर घर दस्तक जैसा प्रोग्राम चला ही रही है कि जो लोग अभी तक भी हिचकिचा रहे थे या उनके मन में कोई संशय था तो उनके घर घर जाकर के दस्तक देकर उनको बोला जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं। वहीं अब क्योंकि देखिए शादियों का मौसम है और लोग साल के अंत में घूमने फिरने के लिए भी बाहर निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जरूर हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर ध्यान रखें। जितना भी इंडोर हमारी खास तौर से गोष्ठियां होती हैं, समारोह होते हैं, उनमें हमने देखा ही है शुरू से कि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनते हैं, इनसे ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलता है। अगर आपको याद हो डेल्टा वेरिएंट के टाइम में भी शादियों से बहुत डेल्टा वेरिएंट फैला था। कई सारे जो इवेंट्स ऐसे हैं वो सुपर स्प्रेडर बने थे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एहतियात रखें और जहां भी इस तरह के हम समारोह में जा रहे हैं, कहीं भी हम शामिल हो रहे हैं, तो हम वहाँ मास्क लगा के रखें और जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम बचें और दूसरों को बचाएं, वो हमें जरूर करना चाहिए। इंडिविजुअल अवेयरनेस के साथ साथ इसमें एक तरीके से कहें कि प्रशासनिक अनुशासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी जरूरी है। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन वाला पॉइंट आपने उठाया डॉक्टर माहेश्वरी, मैं रंजिता जी के पास आता हूं इस पॉइंट को लेकर। रंजिता जी, द ओनली वेपन वी हैव अगेंस्ट द वैक्सीन, अगेंस्ट द वायरस इज वैक्सीन। अभी तक जो स्ट्रॉन्ग वेपन एक हमारे पास है वो केवल वैक्सीन ही है। तो क्या वो समय आ गया है कि लोग अगर वैक्सीन के पास नहीं आ रहे हैं तो सरकार ड्राइव चलाए, जो कि चला भी रही है, कि भाई वैक्सीन अब लोगों तक पहुंचे और 100% वैक्सीनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को हम सुनिश्चित करें? देखिए, मैंने आपको पहले इस बारे में जानकारी दी थी 85% लोगों को जो है फर्स्ट डोज लगी है और 55% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। दोनों डोजें लग चुकी हैं। तो लोगों से गुजारिश है जिनकी सेकंड डोज ड्यू है तो वो अपने टाइम से ड्यू डेट के ऊपर अपने निश्चित तौर पे उस वैक्सीन को लगवाएं। आप सरकार जगह जगह पे कैंप्स लगाकर इस वैक्सीन को लगा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन सभी लोगों को लगाई जा रही है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकती। और गांव की जहां तक बात है, हमारी मोबाइल वैन्स गांव गांव में जाकर वहां पे कैंप लगाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2 या 3 महीनों में हम 100% वैक्सीन जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगा पाएंगे। और निश्चित तौर पे जिस स्पीड से वैक्सीन बनाई जा रही है और जिस स्पीड से लगाई जा रही है, इस स्पीड को और भी बढ़ाना होगा ऐसी एहतियात को देखते हुए। और सरकार हर चीज के लिए पूरी तैयार है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ को लेकर बात हो, चाहे वो जो इनकी मोबिलिटी के लिए हमें वैन चाहिए उसकी बात हो। हर चीज के लिए सरकार की पूरी तैयारियां हैं। सबका सहयोग अपेक्षित है कि आप सुरक्षित रहें, आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो करें, जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है और जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया और पहले मैंने भी आपको बताया था कि जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स है उनको अवॉइड कीजिए, जलसों को अवॉइड कीजिए, शादियों को अवॉइड कीजिए। जैसे पिछले साल हमने शादियां कॉम्प्रोमाइज करके 50 लोगों के साथ 20 लोगों के साथ सेलिब्रेट करके भी की हैं, उसी तरीके को हमें दोबारा फॉलो करना पड़ेगा ताकि इस वेरिएंट को हम हिंदुस्तान के अंदर ना आने दें और हम अपने घरों को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवारों को भी सुरक्षित रखें। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बूस्टर डोज को लेकर जो बात कही जा रही है, इसकी एफिशिएंसी हम किस हद तक देख सकते हैं? फिर से क्वेश्चन पूछिए। बूस्टर डोज को लेकर सर जो बात की जा रही है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? बूस्टर तो ऑलवेज, कोई भी वैक्सीन देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, चिकन पॉक्स, बच्चा लोग को MMR वैक्सीन, सारा वैक्सीन है। बूस्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्या कि आफ्टर क्या होता है 6 महीना 8 महीना के बाद वैक्सीन का इफेक्ट नीचे जाने लगता है। सो बूस्टर इज ए मस्ट, जबकि कोई भी बीमारी जो है अभी पैंडेमिक है, वो अभी ऑलमोस्ट एंडेमिक होने जा रहा है। तो नेक्स्ट 1 साल तक ये एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक के मतलब कि हमेशा ही रहेगा हम लोग के बीच में। तो इसलिए बूस्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ईयरली बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। बिकॉज आफ्टर बूस्टर क्या होता है कि आपका इसका एफिकेसी 60% से ऊपर होकर के 90%, 92% तक चला जाता है। डिपेंड्स ऑन कि किसका वैक्सीन आप यूज करते हैं। तो इसलिए बूस्टर इज इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगा लिया है उन लोगों सारे को सेकंड डोज लगा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स रियली रिकमेंडेड
कि घर में आपका जान माल का खर्च नहीं हो और आप अपना नॉर्मल लाइफ डे टू डे जी पाए। तो बूस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर स्वाति, एक बार क्या कह सकते हैं कि फिर से समय आ गया है कार्डों की तरफ वापस लौटने का, और एक प्री कोविड बिहेवियर जिस तरीके से कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए उन चीजों की तरफ वापस लौटने का? स्ट्रैटेजाइज तो करना ही पड़ेगा कि हम कुछ चीजों पर अंकुश जरूर लगाएं, ताकि एक लोगों के अंदर मैसेज भी जाता है इसकी वजह से कि हमें अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और हम पूरी तरह से जैसे एक्टिविटीज करने लग गए थे वैसे अभी हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब हम इस तरह की एक्टिविटीज को कंटेन करते हैं तो हम जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको भी तोड़ते हैं। तो डेफिनेटली कुछ हमें कदम ऐसे उठाने चाहिए, सरकारों को उठाने चाहिए कि जो हमने पूरी तरह से अब सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया था, खोल दिया था, उसको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा फिर से कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से चीजों को बंद ना करें, लेकिन हम कुछ चीजों पर जरूर कंस्ट्रेन लगाएं कि ये लिमिट होगी, इतने लोग हो सकते हैं, इतनी देर तक का ही इवेंट हो सकता है, जो हमने जिस तरह से पहले भी देखा। देखिए, जब आप दोबारा अगर हम इस सब चीजों को ऐसे ही होने देंगे तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े तो जरूरी है कि सरकारें कुछ इस तरह के कदम जरूर उठाएं कि क्या चीजें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हम इसको कंटेन भी कर लें और लोगों के जीवन पर उतना ज्यादा असर ना पड़े। वहीं जब आप बात अभी बूस्टर की कर रहे थे तो मेरी जरूर ये अपील रहेगी कि अब सरकारों को जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बूस्टर देने के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर अब आप देखें तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जनवरी में वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी और अब वो काफी वक्त हो चुका है और उनके अंदर एंटीबॉडीज लेवल कम होने की संभावनाएं काफी दिखती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वो एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए अगर हम बूस्टर डोज रोल आउट करें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पिछले सेकेंड वेव में भी बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की भी मृत्यु हुई थी। ऐसी स्थिति में हमारे पास ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है और ये ऐसी लाइन है कि आप 2 दिन में या 4 दिन में एक हेल्थ केयर वर्कर नया नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसके पीछे बहुत सालों की तपस्या है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन लोगों को सुरक्षित करें, इन्हें बूस्टर डोज डेफिनेटली रोल आउट कर लेनी चाहिए हमें। साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर भी सरकार को जल्द ही कोई निर्णय ले लेना चाहिए कि जो बच्चे हमारे एट रिस्क हैं, जिस तरह से हमने प्लान किया था कि जो एट रिस्क बच्चे हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी पे वैक्सीन देंगे, वो भी हमें कहीं ना कहीं अब जो है जल्द से जल्द शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हमारा एक ऐसा वर्ग है उसे हमें सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अभी स्कूल बस खुले ही हैं, मात्र 1 महीना ही शायद हुआ है कि बच्चे 1 या 2 दिन के लिए स्कूल जा पा रहे हैं और उन्हें लगने लगा था कि शायद अब हम स्कूल जाएंगे, लेकिन आप देखिए फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, एक तरफ प्रदूषण है, तो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे और फिर से अब उसके ऊपर एक जो सवाल खड़ा हो गया है आगे से। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हम इस वर्ग को भी सुरक्षित कर पाए और उनका जीवन नॉर्मल की तरफ जा पाए, वो जरूर हमें एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। मैं रंजिता जी आपके पास आता हूं। जैसे कि स्वाति जी जिक्र कर रही थी कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बल्कि यहां पर हमें यूज करना चाहिए वर्ड जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन सबके लिए बूस्टर डोज जो है दी जानी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सुझाव है। जैसे ही बूस्टर डोज तैयार होती है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 100 दिनों के अंदर हमारे पास बूस्टर डोज आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे प्रायोरिटी पे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। सबसे पहले वो संपर्क में आते हैं, अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुई होती है तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जितने भी स्ट्रीम लाइन में काम कर रहे हैं उनको पहले ये डोज दी जाएगी, ताकि वो सुरक्षित रहें। वो सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित तौर पे अगर हमारे यहाँ पे ये वेरिएंट आता है और इन लोगों को इन्फेक्ट करता है तो उससे ही मुस्तैदी से वो उनकी केयर भी कर पाएंगे, उनका ख्याल भी रख पाएंगे। और बहुत अच्छा सुझाव है डॉक्टर साहब ने जो दिया है, और अपने भी जो टीम्स है उनको भी ये हिदायत देना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बूस्टर डोज को इजाद किया जाए, ताकि लोगों को ये लगवाई जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी गई थी, लेकिन अभी एप्लीकेशन उसका हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो स्टार्ट हुआ है। उसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान है तैयार का, क्या कुछ सोच रही है गवर्नमेंट? निश्चित तौर पे जहां तक पीडियाट्रिक्स की बात है, हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर 1/3 बेड जो थे वो बच्चों के लिए सुरक्षित रखवाए थे एडवांस में। पर जब ये वेरिएंट नहीं इतना फैला और बच्चे सुरक्षित रहे तो लोगों ने भी अवॉइड किया कि हम इस इंजेक्शन को ना लगवाएं। पर निश्चित तौर पे जिस तरीके से वेरिएंट बार बार अपनी वेरिएशन करके आ रहा है, तो हम बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको भी प्राप्त मात्रा में डोज लग जाए और वो भी बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है सुरक्षित रहें, क्योंकि वो हमारा आने वाला भविष्य है, हमारा आने वाला कल है। तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए पेरेंट्स को भी कहा गया था कि पहले ही अपनी दोनों डोज कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि अगर बच्चों में ये वेरिएंट आता है सबसे पहली मुश्किल पेरेंट्स के लिए आने वाली है कि वो हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। तो इसीलिए हिदायत थी कि अपनी वैक्सीन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं ताकि आगे बच्चों को भी फिर ये वैक्सीन लग सके। निश्चित तौर पे हम सरकार की पूरी तैयारी, जैसे मैंने आपको कहा था, जो स्टूडेंट्स हैं 3rd ईयर के, 4th ईयर के और पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनको भी पिछली बार हमने यूटिलाइज किया था अगर हेल्थ वर्कर्स की कमी महसूस की जा रही थी। तो अब भी उन सबको हिदायतें हैं और सबकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं और सबको मुस्तैदी से काम करने के लिए अब मोटिवेट किया जा रहा है। और डीसी साहब और डीजीपी हेल्थ सब तुरंत रूप से मीटिंग्स दे रहे हैं और एनजीओ को भी तैयार किया गया है ताकि अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में दी जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। लोग कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, उनको भूलने ना दिया जाए कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में ही है। ठीक है सिन्हा साहब, क्या एज भी एक फैक्टर है इस वायरस के अटैक को लेकर कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है या मिड एज को या ओल्ड एज को? क्योंकि कर्नाटक में, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो 2 केस मिले हैं उसमें एक की उम्र 66 है और दूसरे की 46 है। और ओमिक्रॉन वायरस की बात कर रहे हैं? जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ अमेरिका में तो अभी एक भी केस नहीं है, एक ही केस कल डिटेक्ट हुआ है पहली बार। तो हमारे यहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत हाई लेवल है अभी है। यहाँ पर 68% वैक्सीनेशन हो चुका है एडल्ट का और बच्चों का भी अबाउट 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन इन दिस कंट्री, बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ ओमिक्रॉन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को आइडिया नहीं है कि किसको इफेक्ट करेगा। बट साउथ अफ्रीका का डेटा देखिएगा तो वहां पर सबको इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज सच ए हाईली कंटेजियस वायरस। ये एकदम सर्दी खांसी के जैसा है, अगर एक आदमी एक बार स्नीच किया तो 10-12 लोग जो भी उसके सामने है सबको पकड़ लेगा। सो हाईली कंटेजियस वायरस है ये। तो इसलिए इसमें आप लोग को एक बार फिर से सब लोग को मास्क लगाना जरूरी हो जाना चाहिए। अभी देखिए, कल हम लोग आए एयरपोर्ट, पूरा मास्क सब लोग को जरूरत था। यहाँ पर तो हर जगह मास्क एकदम मैंडेटरी टाइप का करा हुआ है अभी तक। तो आई थिंक अगर खाली आदमी लोग मास्क लगाना शुरू कर दे फिर से इंडिया में और फिर से हाथ धोना शुरू कर दे तो ट्रांसमिशन को बहुत अच्छी तरह से रोका जा सकता है। एंड सब लोग को बूस्टर लगा दीजिए और वैक्सीन फिर जो नहीं लिया है उन लोग को तो लेना चाहिए, दे आर ऑलरेडी 1 ईयर बिहाइंड। तो उससे क्या होगा कि वैक्सीन और बूस्टर से क्या होगा कि नया म्यूटेशन बार बार नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में इसलिए म्यूटेशन हुआ क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन लेवल इज लेस देन 15%, उन लोग पास वैक्सीन है ही नहीं देने के लिए। So that's why they got mutation. So this is a global problem. So हम लोग को पूरा का पूरा whole globe को somehow vaccinate करना पड़ेगा. बिल्कुल. And that's the way we can get rid of this virus. जाने वाला नहीं है, pandemic से endemic हो जाएगा, मलेरिया जैसा हो जाएगा. But then we know how to deal with the virus. बिल्कुल. डॉक्टर स्वाति, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, एक फाइनल वाइंडिंग अप कमेंट मैं आपसे चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को देखते हुए। बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा ने भी बोला कि मास्क तो केवल औपचारिकता के लिए ना लगाएं, बिल्कुल उसको सही तरीके से हर वक्त लगाएं। जब भी आप बाहर निकले तो इस बात का ध्यान रखें कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित रखता है, क्योंकि एज डॉक्टर हम कोरोना के कई सारे रूप देखते हैं, हम उसका वो सीरियस रूप भी देखते हैं जो कि कई बार लोग माइल्ड डिजीज की वजह से नहीं देखते हैं। तो हमारी जरूर लोगों से ये अपील रहेगी कि वहां तक आपके परिवार में कोई इस तरह का कष्ट ना हो, उसके लिए मास्क एक बहुत ही सस्ता सा, आसान, टिकाऊ सा उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बोला, हाथ धोना, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना, ये हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। और टीकाकरण जो है वो जरूर करवा ले, जिसने भी नहीं करवाया है। अब नहीं हिचकिचाए, कम से कम अब तो जरूर आगे आकर के आपको टीका लगवा लेना चाहिए। और वही सरकारों से भी अपील रहेगी कि प्रोएक्टिवली जितने भी कदम आप उठा सकते हैं वो जरूर उठाएं, ताकि हम दूसरी लहर जैसा कहर अब ना दें। बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर प्रभात सिन्हा, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, रंजिता मेहता जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी कीमती बात, कीमती सुझाव पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।